नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और अहम खबरें। मगर पहले बात बाजार की। तो बाजार आज लगातार तीसरा कारोबारी दिन रहा जब बाजार में एक जबरदस्त तेजी नजर आई। निफ्टी 18,755 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स ऐसे रहे जो चढ़कर बंद हुए और अब जो है निफ्टी वो रिकॉर्ड स्तर से केवल 150 अंकों की दूरी पर है। सेंसेक्स में भी 85 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होता नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी पर आज दबाव साफ नजर आया, जबकि मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। दिन भर बाजार में क्या रही हलचल बताने के लिए मौजूद हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, जरा बताएं आज जब बाजार माफ कीजिएगा डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है आज बाजार का हाल। मार्केट के अंदर आज फिर से एक रेंज का कारोबार हुआ, लेकिन इस रेंज के अंदर हमने अपर एंड को आज मेंटेन रखा। आज सेकंड डे था जब 18 दिन का लंबा कंसोलिडेशन 18,700 के ऊपर क्लोज हुआ। इससे पहले भी हमारी क्लोजिंग 18,700 के ऊपर हो चुकी है। आज ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट ठीक थे, हालांकि ओपनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 के आसपास खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद आज बाजार एक छोटे दायरे में ट्रेड करते रह गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों अलग अलग ट्रेड किए। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो 40 पॉइंट की तेजी थी, वहीं करीब 90 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक में था। निफ्टी बैंक का इस सेकंड डे है जब वो 44,000 के नीचे बार बार आके ट्रेड कर रहा है और इसको मेंटेन करने भर की सिर्फ कोशिश कर रहा है, जबकि निफ्टी की अटेम्प्ट ज़्यादा बेहतर है और वो आज रिलायंस की बदौलत इस लेवल पे जाके बंद होने में कामयाब हो गया। एडवांस डिक्लाइन भी आप देख रहे होंगे तो 1100 शेयर प्लस में आपको दिख रहे हैं और करीब 950 शेयरों के अंदर दबाव था। हालांकि जब हमने ओपन किया था तब भी करीब 1100 से 1200 शेयर बढ़कर खोल रहे थे, लेकिन उस समय डिक्लाइंस की संख्या थी 250, यानी कि आज दिन भर के बाजार के अंदर ज़्यादातर शेयर्स ने कल के लेवल्स में से प्रॉफिट बुकिंग कराई है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन ये आके बना अगर आप इसको सुबह से कंपेयर कर रहे हैं तो। अब आ जाते हैं आज मार्केट के टॉप गेनर्स लूजर्स, कौन कौन से शेयर ऐसे थे जो आज बनते हुए दिखे। सबसे पहले मैं आता हूं आज के मार्केट के टॉप गेनर्स पे, जहां पर आज थोड़ी सी हमको स्ट्रेंथ आते हुए दिखी। टाटा कम्युनिकेशन कंज्यूमर्स इनफैक्ट ये सबसे ऊपर रहा, करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती इस शेयर में हमको मिली है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा स्टील, ये 2.5%, ग्रासिम के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया 2.5% और JSW स्टील के अंदर भी 2% की तेज़ी है। आप इन चार में से दो हिस्सों में ये देख रहे होंगे कि स्टील कंपनीज तेज हैं, एक हिस्से में आप ये देख रहे हो कि कंजम्पशन वाला शेयर तेज है जिसको हम FMCG कहते हैं जो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, और एक हिस्से में आप ये देख रहे हो कि टाटा ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज शामिल है। अब आते कमजोरी वाले शेयर जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसमें बजाज फाइनेंस आज कमजोर हुआ है, वहाँ पे थोड़ा नुकसान था। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल और इंडसइंड बैंक ये कुछ एक शेयर्स थे जिनकी आज परसेंटेज में गिरावट करीब 1% की थी। कोई भी ऐसा शेयर नहीं है इंडसइंड बैंक को छोड़कर जहां पर करीब 1% का आंकड़ा आपको दिखा हो, ज़्यादातर करीब 0.25% में आकर रुक गए हैं। इन्हीं सभी शेयर्स में जो मैंने आपको ताज़ा खरीदारी और बिकवाली वाले बताए, उसमें टाटा कंज्यूमर्स ने आज साल का हाई टेस्ट किया है। NTPC, BPCL और अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी आज साल का नया हाई टेस्ट कर दिया। ये जो आप तेज़ी वाले शेयर्स देख रहे हैं इसमें से एक दो शेयर ऐसे हैं और ये पूरी सूची वो है जिन्होंने आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में, वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको आज फर्टिलाइजर शेयर में काफ़ी दम दिखेगा। असल में सरकार सल्फर कोटेड यूरिया की बातचीत कर रही है जो MRP पे देगी और जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। सरकार की बैलेंस शीट सब्सिडी के तौर पर बच के हो जाएगी, तो इसलिए कई सारे हिस्सों से आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखे। हालांकि बाद में पता लगा कि कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसला नहीं हो रहा, ये फैसला अगले हफ्ते जाके होगा, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर बस था। आज एस्टर DM, शाम मेटेलिक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ये कुछ एक और शेयर्स थे जिनका परसेंटेज 5 से ऊपर था, यानी कि 5% से ज़्यादा शेयर चले। अब वो सूची आएगी आपकी स्क्रीन पर जो आज मिड कैप के लूजर्स बने हैं। उसमें आप देखेंगे जोमेटो के अंदर लास्ट में 2 घंटे के अंदर एक अच्छा कट लगा। टाटा टेली टूट गया 5% नीचे। स्विट्जरलैंड के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये 16 रुपये तक पहुंच गया था। KPIT टेक भी करीब 4% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। इन्हीं जो सूची आपने देखी बढ़ने वाले शेयर्स में, उसमें आपको दिखेगा फिलिप्स कार्बन ब्लैक का शेयर जिसने आज साल का नया हाई टेस्ट किया है, एस्टर DM जिसने साल का नया हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा 3i इंडिया का और क्राफ्ट्समैन्स का भी आज साल का नया हाई टेस्ट हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर सारे ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। रही बात वादा शेयर्स की, तो आज ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट
आपको दिखा होगा रिलायंस की वजह से। और अगर आप निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर या गेनर्स देख रहे हैं तो आज निफ्टी के टोटल 50 शेयर्स में से आज जो बढ़ने वाले शेयर्स थे उनकी संख्या थी करीब 28, गिरने वाले शेयर्स की संख्या थी 22 और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस था जिसने आज निफ्टी को करीब 25 पॉइंट दिए। दूसरा कंट्रीब्यूटर टाटा की दो बड़ी कंपनियां टाटा कंज्यूमर्स और टाटा स्टील थी और तीसरा था HUL जिसने आज बाजार की हेल्प की। और जो कमज़ोर था वो था ICICI और एक्सिस बैंक। और आज IT में मुनाफा वसूली का दिन था। एक रिपोर्ट आने के बाद ये ज़्यादातर IT कंपनीज आज आपको टूटती हुई दिखी हैं। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज एक कंसोलिडेशन का, लेकिन निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन से थोड़ा ऊपर पहुंचने का दिन है। अगर कल FOMC की बैठक से कुछ भी अच्छा निकल के आता है शाम को और हमको गैप मिलता है तो हम ऑल टाइम हाई के और करीब पहुंच जाएंगे जो कि 18,887 का है। 1 दिसंबर 2022 को हमने लगाया था। करीब करीब 195 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम नया ऑल टाइम हाई टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए। सरकार ने चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से घरेलू पार्टनर बनाने को कहा है। चीनी कंपनियों के लिए ऐसा करना कितना व्यवहारिक होगा, इस पर हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने ICEA के चेयरमैन पंकज महेंद्रू से बात की। सुनते हैं उनका क्या कहना है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महेंद्रू, हमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ET नाउ स्वदेश पे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो मीटिंग हुई है हैंडसेट मेकर्स की इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, क्या कंसर्न्स रेज किए गए और क्या प्रायोरिटीज़ दिखाई गवर्नमेंट ने इस ये चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स जो हैं उनकी इंडिया की प्रेजेंस के ऊपर? तो ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही डिटर्मिन्ड है कि इंडिया का जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सब्सटैंशियल ग्रोथ हो। और आप वो देख रहे हैं उसकी इम्पैक्ट है, विजिबल है इम्पैक्ट उसका। क्वांटम लीप हुई है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फ़ोन्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, खास करके मोबाइल फ़ोन्स की। और उसके साथ दो चीज़ें और पे बहुत फोकस है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाई जाए और जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्किल्स हैं, इंडियन कंपनीज की डेवलपमेंट और इंडियन टेक्निकल पर्सोनल एंड अदर पर्सोनल, उनकी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है। सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ये एज ए एसोसिएशन हमको हमेशा मिलता रहता है गवर्नमेंट से और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर जी जान से काम करने की कोशिश करते हैं। और यही मैसेज जो आप कह रहे हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ, एक्चुअली वो मीटिंग्स कुछ महीने पहले हुई हैं, तो यही मैसेज दिया गया था कि हम जो अननेसेसरी स्किल्स हैं जो वो हम इंपोर्ट ना करें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो एक क्लियर मैसेज दिया गया था। सप्लाई चेन में इंडियन कंपनीज को इंडक्ट किया जाए, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाई जाए और यहाँ से एक्सपोर्ट्स पे बहुत एम्फेसिस दिया जाए। ये मेन मैसेजेस दिए गए थे मंत्री जी से। तो ये जो आप मेन मैसेजेस की बात कर रहे हैं इनमें से एक उसकी बात कर लेते हैं, लोकलाइजेशन और वैल्यू एडिशन। जैसे आपने बोला सर, किस टाइप का वैल्यू एडिशन जो है ये कंपनीज इंडिया के सप्लाई चेन्स में कर रही हैं? बिकॉज जो सप्लाई चेन का पुश है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। चाइना से जो सप्लाई चेन का डिपेंडेंस है वो हटाना इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो इंडिया की सप्लाई चेन में ये चाइनीज हैंडसेट मेकर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोकलाइजेशन पे कितना फोकस है? सो दिस इज अ प्रोसेस। पहले आपकी जॉइंट असेंबली सेटअप होती है, एक स्केल बिल्ड होता है और साथ साथ फिर सब असेंबली की सेटअप होता है, जैसे चार्जर्स हैं, बैटरी पैक्स हैं, हेडसेट्स हैं, मैकेनिक्स हैं, डिस्प्ले असेंबली है और सेल्स बनते हैं, कनेक्टर्स बनते हैं। ये सब चीज़ें, इनकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुई है, सबने की है। लास्ट जो सारी जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनकी सप्लाई चेन की डेवलपमेंट, I would say it is not optimum, but it has been quite vigorous. पिछले 2-3 साल से ये प्रोसेस थोड़ा मध्यम सा हो गया है क्योंकि जो बॉर्डर इश्यूज हुए उसके बाद हमने प्रेस नोट 3 इशू किया और
ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स रुक गई और अब उस प्रोसेस को कैसे देश के हित में नेशनल सिक्योरिटी को सोच समझ के, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की जो मूव है वो ना इम्पैक्ट हो, उस पे इस वक्त बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी HUL करोड़पति बनाने की मशीन बन गई है। FY23 में कंपनी ने करोड़पति अधिकारियों की संख्या बढ़कर 200 के पार पहुंच गई है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी कविता जुड़ चुकी हैं। कविता, जरा बताएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और अलग ही स्तर पे ये कंपनी चर्चाओं में। बिल्कुल, दरअसल मामला और खबर काफ़ी दिलचस्प है। अच्छी खबर भी है और कुछ लोगों के दिल पे थोड़ा सा ठेस भी लग सकता है। वो क्यों लगेगा मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ, खबर बिल्कुल सही है कि दिग्गज FMCG कंपनी HUL जो है वो करोड़पति अधिकारी जनरेट करने की मशीन बन गई। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ आंकड़े आपके सामने हम पेश करेंगे भी आ रहे होंगे, जहां पर कंपनी के जो अधिकारी हैं जिनकी सैलरी करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर हम FY22 में देखें तो ये जो आंकड़ा था वो लगभग 163 लोगों का था, ठीक है। लेकिन FY23 में अब ये जो आंकड़ा है ये 200 के पार पहुंच गया है। मतलब आप ये सोचिए कि दिग्गज FMCG कंपनी HUL में 205 ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई करोड़ या उससे ज़्यादा है। ये अधिकारी करोड़पति है। अच्छा, अब FY22 के मुकाबले अगर हम देखें तो 163 जो लोग थे वो लगभग पूरी इनकी वर्कफोर्स का 50% था। यहाँ थोड़ी सी कमी आई है, 205 लोग FY23 में कुल मिला के 30% है पूरे वर्कफोर्स का। अच्छा, एक चीज़ जो शायद बहुत लोगों के दिल पे चुभ सकती है और खास बात यह है कि ये जो लोग हैं ना जिनकी कमाई करोड़ या उससे ज़्यादा है, इनकी उम्र 40 से कम की है। जी हाँ, तो अगर आप भी उस एज ग्रुप के हैं तो थोड़ा सा आपको धक्का लग सकता है। लेकिन देखिए, अच्छी खबर ये है कि अपनी काबिलियत के दम पर HUL जैसी कंपनी में लोग करोड़ों के पैकेज भी जो है वो कमा रहे हैं। एक वर्कफोर्स और जो इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है उसका भी आंकड़ा मैं आपको दे देती हूँ। लगभग कर्मचारी की अगर हम संख्या देखें तो 31 मार्च तक 6,697 कर्मचारी कंपनी के पास हैं और अगर हम सैलरी बढ़ोतरी की बात करें तो एवरेज बढ़ोतरी लगभग 10.7% की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो कुछ इसी तरह की दिग्गज कंपनी को ज्वाइन कीजिए, या तो कुछ नहीं, ET Now स्वदेश देखिए। हम आपको करोड़पति बनने के नुस्खे और निवेश की स्ट्रैटेजीज भी बताते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस दिलचस्प जानकारी के लिए कविता आपका। और इधर घरेलू स्टेनलेस स्टील कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार चीन के स्टेनलेस स्टील फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकती है, इन पे फिर से ड्यूटी लगा सकती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा बताएं क्या तैयारी है? सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार कुछ कैटेगरी के जो चाइनीज स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके हितों की रक्षा की जा सके और जल्द ही स्टील मंत्रालय इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क करने वाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त स्टील मंत्रालय इंडस्ट्री की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं उसकी समीक्षा कर रहा है और ये देख रहा है कि इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कितना नुकसान हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ने पहले ही इस मसले पर वित्त मंत्रालय और स्टील मंत्रालय से संपर्क किया है और ये कहा है कि जो चाइना की तरफ से कुछ कैटेगरी में जो भारी डंपिंग हो रही है उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ मामलों में जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो रॉ मटेरियल प्राइसेस से भी कम है। ऐसे में सरकार को इस मसले पर तुरंत दखल देना चाहिए। अगर आप उन डेटा पर नज़र डालें जो कि ने सौंपे हैं उसके हिसाब से एक तरफ जहां 2020 में जो चाइना की तरफ से इंपोर्ट किया जा रहा था इंडियन मार्केट में वो उसका आंकड़ा जस्ट 5.5% था, वो 2022 में बढ़कर करीब 33% हो गया। उसी तरीके से DGTR का इन्वेस्टिगेशन भी ये कहता है कि 2021 में जब से काउंटर विलिंग ड्यूटी जो है खत्म किया गया है उसके बाद से चाइना की तरफ से जो इंपोर्ट्स है उसमें करीब 44% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। लिहाजा इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या इंपोर्ट ड्यूटी जो है कुछ कैटेगरी के जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगाए जा सकते हैं। इस पर सरकार इस वक्त विचार कर रही है। जी
शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इधर जुलाई में मारुति अपनी सबसे महंगी एसयूवी इन्विक्टो लॉन्च करने जा रही है। नए लॉन्च को लेकर क्या योजनाएं हैं, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने इस बारे में मारुति के सीनियर ईडी मार्केटिंग सेल्स शशांक श्रीवास्तव से खास बातचीत की। सुजुकी लॉन्च की तैयारी कर चुकी है अपनी नई एमपीवी मल्टीपर्पज व्हीकल इन्विक्टो की। इन्विक्टो जो एक मल्टीपर्पज व्हीकल लग्जरी सेगमेंट में है, मारुति का सबसे महंगा प्रोडक्ट रहने वाला है। और क्या खास है इसके बारे में बात करते हैं शशांक श्रीवास्तव जी से, मारुति सुजुकी के हैं ये। और अभी सर आपसे बात अगर शुरुआत करें तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में, और सबसे महंगा मारुति का जो प्रोडक्ट है वो आएगा? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो सेगमेंट है एक प्रीमियम 3 रो एमपीवी का सेगमेंट है, और इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं 5 जुलाई को। इसकी बुकिंग्स हम 19 जुलाई से लेंगे, मतलब अगले हफ्ते से। और ये भी बात दुरुस्त है आपकी कि ये पहली मर्तबा है कि हम 20 लाख से ज्यादा की गाड़ी मारुति सुजुकी ला रही है। और हम इस बात से हमें काफी खुशी है कि हमारा 10 लाख के रुपए के नीचे का जो सेगमेंट है उसमें तो हमारा बाजार की हिस्सेदारी 60% है ही, लेकिन 10 से 15 लाख का जो सेगमेंट है जो जिसमें हम पहले नहीं थे, उसमें भी हमने देखा है कि हम मार्केट लीडर हो गए हैं। तो 30% हमारा बाजार की हिस्सेदारी हो गई है उस सेगमेंट में। तो अब हम 20 लाख के ऊपर की जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें भी अब हम कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें भी सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये पहला टोयोटा का उत्पाद भी होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, टोयोटा प्लांट में, आपके अपने प्लांट में? जी, टोयोटा के प्लांट में होगी, बिदादी प्लांट है कर्नाटक में, उसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो कितने यूनिट्स आप बेचने का प्लान कर रहे हैं? वॉल्यूम क्या के हिसाब से कैसा प्रोडक्ट रहेगा ये? देखिए, जो सेगमेंट है दरअसल अगर 3 रो एसयूवी या एमपीवी का सेगमेंट गुज़िश्ता साल में इसकी बिक्री करीब 2,58,000 की थी। उसमें से जो प्रीमियम पार्ट है वो करीब 1,10,000 यूनिट्स का है। और बढ़ते हैं आगे, बात सेबी की, जो उन इन्फ्लुएंसर से परेशान हैं जो मार्केट में कोड वर्ड के सहारे काली कमाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के कोड वर्ड को डिकोड करने की सेबी ने अब तैयारी कर ली है, और जल्द ही इन लोगों पर एक्शन भी होने जा रहा है। हमारी सहयोगी भाव्या की ये रिपोर्ट देखें। स्टॉक मार्केट में हेराफेरी में माहिर कई महारथी हैं, जिनके खेल को समझना आम आदमी के बस की बात नहीं। लेकिन सेबी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ ढूंढ कर एक्शन ले रही है। उन्हीं में से सेबी की पकड़ में 2 बड़े नाम आए हैं, पीआर सुंदर और गुंजन वर्मा। ये लोग सेबी के कायदे कानून को ताक पर रखकर सोशल मीडिया पर निवेशकों को अपने झांसे में ले रहे थे। पिछले महीने ही सेबी ने पीआर सुंदर पर अपना शिकंजा कसा था, जिसमें 47 लाख की सेटलमेंट फीस और निवेशकों को उनके करीब 6.1 करोड़ रुपए ब्याज समेत लौटाएंगे। साथ ही सिक्योरिटी मार्केट में डीलिंग करने पर 1 साल का बैन लगा दिया है। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के वित्तीय सलाह देने, क्लाइंट के बिहाफ पर सौदेबाजी करने वाली गुंजन वर्मा को भी चिता है। ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन मामला इससे भी संगीन है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश ने हाल ही में बोला है कि सेबी इज कुकिंग समथिंग। तो अब सारी नजरें सेबी मार्केट वॉचडॉग पे हैं टू नो कि फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या नए रेगुलेशंस जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने सेबी को चकमा देने के लिए अपनी ही अलग कोडवर्ड से भरी डिक्शनरी तैयार कर ली। जैसे मछली, मुर्गी, चाय, फल, ऐसे कई शब्द हैं जिनका इस्तेमाल मार्केट की दुनिया में शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा है, जिसके जरिए ये लोग अपने फॉलोअर से सुपर चैट पर 10,000 से 20,000 रुपए के बीच कमा रहे हैं। कैसे लोग कमा रहे हैं उसके कुछ नमूने आपको बताते हैं। जब ये लोग अपने YouTube या टेलीग्राम चैनल पर कहते हैं कि हम चाय पी रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंडेक्स गिरने का इशारा कर अपने फॉलोअर्स को पुट खरीदने के लिए कह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हम फल खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बताना चाहते हैं कि इंडेक्स चढ़ने वाला है, कॉल खरीदने का वक्त है। ऐसे ही कुछ और कोडवर्ड डिकोड किए गए हैं, जैसे मछली मर गई मतलब शेयर की कीमत गिरने वाली है, मुर्गी खा रहे हैं मतलब शेयर की कीमत चढ़ने वाली है। ईटी नाउ स्वदेश।
और चलिए अब जानते हैं बिपरजॉय तूफान से जुड़ी अपडेट को। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अरब सागर से भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। इसके कल गुजरात के तट से टकराने का अनुमान है, जिसे लेकर मौसम विभाग और एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं मछुआरों को 15 तारीख तक उत्तर पूर्व अरब सागर से दूर रहने को कहा गया है। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर में भारी बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन बिपरजॉय के लैंडफॉल में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में लगातार सभी एजेंसियां बचाव कार्य और तैयारियों में जुटी हैं। इस तूफान से पहले एनडीआरएफ ने भी बड़ी तैयारी की। अपने मेगा प्लान के तहत एनडीआरएफ ने पूरे देश में 33 टीमों को डिप्लॉय किया है, जिसमें से 18 गुजरात में, 14 महाराष्ट्र में और 1 टीम कर्नाटक में तैनात की गई है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी शिवानी। सर, क्या खास है, कितनी टीम्स आपकी डिप्लॉयड हैं और फिलहाल क्या चल रहा है एक्शन? देखिए, एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं इस साइक्लोन के लिए गुजरात स्टेट में। इसके अलावा 1 टीम ड्यू यूटी में तैनात है। एसडीआरएफ की भी 13 टीमें तैनात हैं। ये पर्याप्त है फिलहाल स्थिति को काबू रखने के लिए। इवैक्यूएशन लार्ज स्केल पर किया गया है। पिछले 2 दिन से ये चल रही कार्रवाई और ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ पर भी खतरा है लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँचें, सेफ रहें। प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, एवैक्यूएट किया जा रहा है, जिससे कि लोग आने वाले लैंडफॉल से पहले घर पर रहें, कन्फाइंड रहें, ताकि क्षति कम से कम हो। सर, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और कैसे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं? जैसे कोस्ट गार्ड है और भी अलग अलग एजेंसीज इसमें जुटी हुई हैं। जी, सभी एजेंसीज इसमें जुड़ी हुई हैं। कोस्ट गार्ड्स हैं कोस्टल एरियाज में, नेवी हैं, एयरफोर्स, आर्मी, स्टेट की एसडीआरएफ है और जो एलिमेंट्स हैं स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, वो भी तैनात हैं। चूँकि जब लैंडफॉल होगा उसके बाद एक एप्रिसिएशन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो जो रोड को ओपन करना, इमरजेंसी सर्विसेज को रेस्टोर करना फ़ौरन, उसके लिए एनडीआरएफ तैनात है। हमारे पास कटर्स हैं जिसकी वजह से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेड़ गिरते हैं, तो उनको फ़ौरन हटाया जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन में भी जो स्टेट की एजेंसीज हैं उनको हम मदद करने के लिए तैयार हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने अपने आप रिव्यू किया है, आप एक नोडल एजेंसी हैं, किस तरह से लो लाइंग एरियाज में खास तौर पे मुंबई, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी आप लोग खास तौर पे आफ्टर मार्च के लिए तैयार हैं? जी, ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता है वो इसको देखते हुए होता है। अभी जो गुजरात में जो कच्छ रीजन है उसमें जो लो लाइंग एरियाज है, ये आशा की जा रही है कि अगर हैवी रेन होगा तो तकरीबन आधे से 1 मीटर की फ्लडिंग हो सकती है। इससे ज़्यादा फ्लडिंग की संभावना नहीं है। उसके लिए तैनाती की गई है ताकि हम नज़दीक से नज़दीक रहें और जल्द से जल्द अगर कोई इमरजेंसी एक्शन करना होता है तो उसको अंजाम दें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिपरजॉय के लिए 18 टीमें लगातार एनडीआरएफ की लगी हुई हैं और खास तौर पे जब लैंडफॉल होगा उसके बाद का क्या वहां पर मंजर होगा, उसको देखते हुए भी खास तैयारी यहां पर की गई है। और एनडीआरएफ का ये आप देख रहे हैं, ये वॉर रूम है जहां पर लगातार जो अफसर हैं वो इस पूरे साइक्लोन को देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। और यहां आप देखिए कि जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसको लेकर भी पूरी मैपिंग की गई है और पूरी तैयारी यहां पर एनडीआरएफ की है। इधर मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही। 1.5 महीने बाद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। प्रदेश में कल रात फिर से हिंसा भड़क गई। हिंसा के दौरान जबरदस्त गोलीबारी हुई। हिंसा भड़कने के बाद एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। सेना के सूत्रों के मुताबिक खामिन लोक इलाके में देर रात फायरिंग की घटना हुई, जिसमें ये जान गई। कई घायलों को इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया है। हिंसा में मारे गए लोगों में से कुछ ने शरीर पर कट के निशान हैं और कई लोगों को गोलियां लगी हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।